तो एक बार जरा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू लॉ में हमने क्या क्या देखा था। इंट्रोडक्शन टू लॉ में देखिए डियर हमने क्या देखा था। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने देखा था लॉ क्या है, क्योंकि आज हम लॉ का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो एक ब्रीफिंग कर दूं, लॉ क्या है? रूल ऑफ कंडक्ट। रूल ऑफ कंडक्ट क्या होता है डियर? देखो, हम जंगल में तो रहते नहीं, हम अकेले तो नहीं है, हमारे साथ और भी लोग रहते हैं। तो जब एक सोसाइटी होती है, जब बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, तो कुछ रूल्स की जरूरत होती है। आप घर में रहते हो, आपके घर के भी कुछ रूल होंगे, कितने बजे आना है, राइट, कितने कैसे खाना खाना है, अपने रूम में आप खाना ले जा सकते हो कि नहीं, मतलब छोटे छोटे रूल्स होते हैं, राइट। तो वो भी आपके रूल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आप कह लो कोई भी आप गेम खेलने जाते हो, चाहे क्रिकेट की बात करें चाहे रग्बी की बात करें, सब जगह क्या है, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी जो लॉ है वो पूरे देश का कानून बनाया जा रहा है। और ये लॉ, ये कानून कौन बना रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को राइट किसने दिया कानून बनाने का? अभी हमारे कोर्स में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है फर्स्ट टाइम पढ़ने में, तो सबसे इजी अगर मैं कहूँ कि लॉ में सबसे इजी कौन सा होता है फर्स्ट टाइम पढ़ने में, आपका बिजनेस लॉ जो है वो आपका सबसे इजी होता है बिजनेस लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लॉ इज अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द ह्यूमन कंडक्ट। अब मैंने इसमें लास्ट टाइम ये बताया था कि देखिए आज की डेट में हर एक ह्यूमन के लिए जानना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। महाभारत का युद्ध था, अर्जुन, सोचिए इतना विद्वान आदमी, विद्वान व्यक्ति जिसको बहुत सारी चीजें मालूम थी, वो कंफ्यूज था कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं। तो वहां पे तो उसके गाइडेंस के लिए गॉड कृष्णा थे। लेकिन हमारे गाइडेंस के लिए क्या आएगा? तो हमारे लिए क्या बना दिया लॉ? हमें अपनी बाउंड्रीज पता है कि हमें वो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है। अब विकास दुबे वाला आजकल केस बहुत चल रहा है टेलीविजन पे। तो विकास दुबे ने क्या किया? अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की। जो भी बाउंड्री क्रॉस करता है, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे इसका मतलब वो हमारे लॉ को पूरा नहीं कर रहा है। गुड मॉर्निंग सरिता, राइट। तो वहां पे हर चीज के लिए हमें सही और गलत बताने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्णा नहीं आ जाएंगे, हमारे लिए क्या बना दिया गया? कानून बना दिया गया, ठीक है। तो अब दिमाग में यह आता है कि कानून बनाता कौन है? तो सबसे पहले हमेशा याद रखेगा, हर देश की सरकार को कानून बनाने का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया होता है। हर एक देश का अपना क्या होता है? संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारे देश का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को राइट देता है कि हाँ वो कानून बना सकते हैं। अभी आपके सामने देखिए, नवंबर दिसंबर में कितने दंगे हुए थे, क्यों हुए थे? CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, जिसको पहले कैब बोला जा रहा था। तो आज इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि पहले कैब क्यों बोला जाता था। कैब इसलिए बोला जाता था, वो होता था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, राइट। अब वो जैसे ही कानून बना, उसका नाम क्या हो गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो जब आप कई लोगों के साथ रहते हो, तो अगर हम अकेले हैं तो हमें किसी रूल की जरूरत नहीं है। सोचो पूरी दुनिया में हम खुद अकेले हैं तो हमें किसी कानून की जरूरत नहीं है। कानून की जरूरत कब पड़ती है? जब हम कई लोगों के साथ रहते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है? भाई हमारे भी राइट्स है, हमारे भी अधिकार है, उनके भी अधिकार है। कानून कहता है सब लोग अपने अपने अधिकार इंजॉय करो, अच्छे से राइट्स इंजॉय करो, लेकिन ऐसे इंजॉय करो कि आपके राइट्स से दूसरे के राइट्स जो वो इंजॉय कर रहा है उसमें खलल ना पड़े, राइट। उसमें डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप अपने राइट को एंजॉय ऐसे करो कि दूसरे के राइट, जो इंजॉयमेंट ऑफ राइट है, उसमें जो है डिस्टरबेंस ना हो। तो उसके लिए क्या बना? लॉ बना, राइट। फिर इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि कोई भी कानून बनता है तो कैसे बनता है। तो उसमें हमने देखा कि कोई भी कानून बनता है तो पहली चीज तो ये होती है कि जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है, हर एक चीज की अलग अलग मिनिस्ट्री है, राइट। MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अलग अलग स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री है। स्पेशलाइज्ड है तो उसमें स्पेशलाइज्ड लोग होंगे। तो कोई भी एक्ट बनना है जिस लोगों से रिलेटेड है, उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री जो है एक बिल बनाती है। जैसे आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, राइट। तो अलग अलग मिनिस्ट्री जो है उसका बिल बनाती है। बिल को पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। आपको पता है हमारे संविधान ने पार्लियामेंट के दो पार्ट्स किए, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो पहले जो है
पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसी को आप लोकसभा राज्यसभा बोलते हो। जो पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? लोकसभा और राज्यसभा को। तो पहले जो है बिल अप्रूव करती है लोकसभा, फिर बिल अप्रूव करती है राज्यसभा, राइट। जब दोनों सदनों में, ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है। अक्सर जो है जीएसटी जीएसटी सोचो कितने साल से बात चल रही थी, जब से मैं मतलब कि सीए कर रही हूँ, राइट। मैं तो खैर 2003 से कर रही हूँ, मतलब 2005-6 से ये कह लो कि मैंने सुना था कि हाँ एक एक्ट आएगा, एक एक्ट आएगा, वैट हट जाएगा, कस्टम एक्ट, एक्साइज ड्यूटी, इन सब की जगह जो है एक एक्ट आएगा। तब से सुन रही थी और बड़े दिन से वेट कर रही थी, आया कब? बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी तब आया। सोचो क्यों लटका हुआ था? क्योंकि क्या है, सदन में नहीं पास हो पाता, लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है। तो ये काफी डिफिकल्ट फेज होता है। मतलब कि आपको ऐसे तो पढ़ने में बहुत आसान लगेगा, अरे किसी को भी एक्ट बनाना है, बिल बनाओ, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाओ, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा और जो बिल है वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, राइट। तो ये पढ़ने में बहुत ही मतलब कि इजी लगता है, लेकिन फंसता कहाँ है? जब वो पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा जाता है, क्योंकि विपक्ष होता है, अपोजिशन वाले होते हैं, और अपोजिशन वालों का काम क्या है? विरोध करना, राइट। तो अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनको पूछेगा कौन? तो वो हमेशा क्या करते रहते हैं? अपोज करते रहते हैं, जिसके कारण जो है बिल पास नहीं हो पाता है। इतने सारे कानून अभी इसलिए आना पॉसिबल हुआ, आपके तो एकदम ऐतिहासिक, मतलब कि आप कह लो हिस्टोरिकल जजमेंट्स आपके सामने आए हैं। आर्टिकल 370 का हटना, आर्टिकल 370 का हटना याद होगा, कौन सा? जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, आपके सामने आया। ट्रिपल तलाक, ठीक है, 3 तलाक का जो पहले बिल था वो एक्ट बन चुका है, आपके सामने आया। जीएसटी आपके सामने आया। तो आप तो एक मतलब कि आप तो अपने होश में इतने सारे देख रहे हो कि आपके सामने एक्ट आ रहा है। लेबर लॉ, लेबर लॉ अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपको पता है। मनमोहन सिंह जी का भी बड़ा मन था कि वो लेबर लॉ में चेंजेस लाए। लेबर लॉ किस जमाने का बना हुआ है? डियर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, राइट। मतलब इतना पुराना बना हुआ है, तो उसमें ऑब्वियस बात है चेंजेस की जरूरत है। लेकिन मनमोहन सिंह चाह कर भी उसमें चेंजेस नहीं ला पाए थे, जो कि आज की डेट में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं इतने अच्छे से चेंजेस? क्यों? क्योंकि सदन में बीजेपी क्या है? मेजोरिटी पे है, राइट। तो हर एक पार्टी के खैर प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, पॉलिटिकल व्यू मेरा क्या है उस पर मैं नहीं जाऊंगी, राइट। लेकिन ये जो इतने सारे कानून आप देख रहे हो, वो यही है, इतने इजीली अभी इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि जो सदन है, जो पार्लियामेंट है, वहां पे जो मेजोरिटी है वो एक पार्टी की है। अदरवाइज मिली जुली सरकार होती है तो आपको पता है कि कितना ब्लैकमेल किया जाता है। जो मतलब कि जो भी पार्टी अच्छा कानून लाना चाहती है उसको कितना ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स बैठे हैं वो कानून पास करने के पहले अपना हक देखते हैं, अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि ऐसा ना हो ये कानून को हम पास कर दे, ये हमारे जो हम कमा रहे हैं वो हमारी अर्निंग जो है बंद हो जाए, राइट। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमने प्रोसेस जो है डिटेल में देखा था। कभी भी कोई लॉ आता है तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में आता है, ये चीज हम देख रहे थे। उसके बाद लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, पैरा क्या होता है, सब पैरा क्या होता है, ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी। और डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। और इवन मैंने तो ये देखा है कि सीए के टीचर्स भी जो लॉ पढ़ाते हैं, सीए के टीचर्स जो लॉ पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि कहाँ सब सेक्शन बोलना है और कहाँ क्लॉज बोलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और काफी लोग गलत बोलते हैं। तो उसमें मैंने क्लैरिटी बताई थी कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि क्लॉज बोलना है कि सब सेक्शन बोलना है। ये जो है ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, जो आपको पता होना चाहिए और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, अगर आप हमारे कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में आ रहे हो, क्योंकि हमारा प्रोफेशन में भी लॉ की बहुत सारी बातें की जाती हैं, राइट। तो ये तो बल्कि आप नॉर्मल देखोगे जो नॉर्मल टीचर्स पढ़ाते हैं, इवन सीए फाउंडेशन में मैंने बहुत देखा है, आप खुद यूट्यूब पे चेक कर सकते हो कि उन्होंने गलत पढ़ाया हुआ है। जहां क्लॉज बोला जाना चाहिए वहां सब लोग सोचते हैं
कि पहला नंबर जो होता है, सब ये सोचते हैं कि पहला नंबर जो है नॉर्मली तो सही है कि पहला जो है सेक्शन होता है, फिर आपका क्या होता है, सब सेक्शन होता है, राइट, फिर आपका क्या होता है, क्लॉज होता है, और उसके बाद जो है सब क्लॉज होता है, सब क्लॉज के बाद जो है आपका पैरा होता है, और पैरा के बाद भी अगर कोई रोमन नंबर दिया हुआ है तो उसको हम सब पैरा कहते हैं। कई लोग तो जो है अगर रोमन नंबर दिया होता है, जैसे कि सब क्लॉज यहाँ देखना है आपको, रोमन नंबर दिया हुआ है सेकंड, कई लोग इसको पढ़ेंगे आई आई। तो ये तो पढ़ना बहुत ही मतलब कि बेकार लगता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। तो लॉ को पढ़ने का तरीका है, लॉ मेकर ने, लॉ मेकर यानी कि जो लॉ बना रहा है उसने ये चीजें बनाई हैं, राइट। और जनरली मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था, जनरली नॉट ऑलवेज, याद रखना, लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बोला जनरली, सामान्यतः, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, राइट। जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है, डेफिनेशन का सेक्शन होता है, डेफिनेशन का जो सेक्शन होता है, जैसे सेक्शन 2 है, और अभी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे, और ये ए है, तो इसको सीए के टीचर्स, आई एम टेलिंग यू, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर में मैंने टीचर्स ऐसे देखे हैं जो कि इसको पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। नहीं डियर, यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज ए पढ़ा जाएगा। कंपनीज एक्ट में अगर हम देखें तो सेक्शन 2 क्लॉज 32 इसको पढ़ा जाता है, राइट। तो कहाँ क्लॉज पढ़ना है और कहाँ सब सेक्शन पढ़ना है, ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में लास्ट टाइम जो है वो सिखाई थी। आज के सिलेबस पे आते हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। देखिए, जब भी डियर हम बिजनेस लॉ की बात करते हैं, आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे, हमारे कोर्स में तो बिजनेस लॉ में केवल यहाँ पर सीएसीटी में जो है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, केवल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। लेकिन अदरवाइज हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट। इसके अलावा आपका पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये सब किस में आता है, ये सब आपका जो है किस में आता है, बिजनेस लॉ में आता है। आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे। आई थिंक बाकी सबको साउंड आ रही होगी, राइट। अच्छा, ध्रुव को आ रही है, ठीक है। तो ये सब आप किस में पढ़ोगे, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ इनको क्यों बोला गया, बिजनेस लॉ इसलिए बोला गया क्योंकि ये सब जो है आपके कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड है, और हम कॉमर्स वाले इनको पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, क्रिमिनल लॉ अलग है, राइट, क्रिमिनल लॉ अलग है। सिविल लॉ में आपके कोर्स में लॉ ऑफ टॉर्ट है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सारे लॉ का पापा है, ठीक है, तो वो भी अलग है। तो बहुत सारी अलग अलग फील्ड होती है। जैसे एलएलबी में आप जाओगे तो आगे जाकर आपका स्पेशलाइजेशन पूछा जाता है कि आप क्रिमिनल लॉ करोगे कि आप कॉर्पोरेट लॉ करोगे। कॉर्पोरेट लॉ में क्या आता है हमारा, अगर मैं कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं तो हम कॉमर्स वालों को ये भी पढ़ाया जाता है, और हम सीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट लॉ में हमारा क्या आता है, कंपनीज एक्ट जो है ये आ जाता है। तो ये अलग अलग जो है ये फील्ड है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं बोला जाता है कि बिजनेस लॉ है तो समझ लेना अपने ही भाई बंधु की बात कर रहे हैं, हम कॉमर्स वाले इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिजनेस लॉ यानी कि बिजनेस के रिगार्डिंग कौन कौन से एक्ट जो है वो उसकी बात कर रहे हैं बिजनेस लॉ में, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। व्हाट इज लॉ, ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। रूल ऑफ कंडक्ट कौन लगाता है, कौन इंपोज करता है, गवर्नमेंट इंपोज करती है। क्यों इंपोज करती है, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। इसमें लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एग्जांपल दिया था कि मोटर व्हीकल एक्ट क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि सड़क पे अगर दो इंसान चल रहे हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतना कोई टकराता नहीं था, टकरा भी गया तो चोट नहीं लगती थी। लेकिन जो मोटर व्हीकल आया तो वो एक बेजान चीज थी, बेजान चीज अब सड़कों पे दौड़ रही है, ठीक है, उसका कुछ सिस्टम फेल हो गया, कोई लड़ गया, किसी को चोट लग गई, तो क्या होगा, राइट। तो उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट आया। तो अलग अलग चीजों के लिए अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर इस चीज के लिए हमें लॉ लाना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, तो वो क्या बनाती है, एक्ट बनाती है। तो ये पावर गवर्नमेंट को किसने दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पावर गवर्नमेंट को किसने दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सारे लॉ का पापा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सोर्सेज यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सोर्सेज, एक मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट मुझे दीजिएगा,
हाँ सॉरी पानी पीना था चलो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा वर्क कर रहा है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर हम कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए हमें कई सारे क्या करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अभी हम देखेंगे। बिजनेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट। और जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं बिजनेस में, तो हमारे ऊपर कौन कौन सी चीज एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे ऊपर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो लागू हो जाता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग जो ऑलरेडी जुडिशियल डिसीजंस आए हुए हैं उनको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स बोलते हैं। उनको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स बोलते हैं। ये एक टर्म होता है प्रेसिडेंट्स। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट चीज होती है आपके कस्टम एंड यूजर्स, यानी कि किस तरीके की चीजें जो है चली आ रही हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के पहले एक बार हम ये भी समझेंगे कि जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स क्या होता है और कस्टम्स क्या होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स, राइट। तो देखिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी पढ़ोगे तो कुछ केसेस के नाम आएंगे, राइट। कुछ आपके केसेस के नाम आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये देखा लालमन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का मतलब क्या हुआ, जब हम इस तरीके से किसी भी केस को पढ़ते हैं, जब हम इस तरीके से किसी भी केस को पढ़ते हैं, इसका मतलब केस करने वाली पार्टी कौन थी, केस करने वाली पार्टी कौन थी, लालमन शुक्ला। किसके ऊपर केस किया गया था, गौरी दत्त के ऊपर। किसके ऊपर केस किया गया था, गौरी दत्त के ऊपर, राइट। तो केस डालने वाली पार्टी कौन थी, लालमन शुक्ला। और किसके ऊपर केस किया गया था, गौरी दत्त के ऊपर केस किया गया था, राइट। शिवांशु शिवांशु लिख रहे हैं बेल्फर वर्सेस बेल्फर। बेल्फर वर्सेस बेल्फर में एक मिसेस बेल्फर थी और एक मिस्टर बेल्फर थे, राइट। तो मिसेस बेल्फर ने मिस्टर बेल्फर के ऊपर केस डाला था। तो जैसे कि यहाँ पर दो नाम है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो इसका मतलब लालमन शुक्ला ने किसके ऊपर केस किया, गौरी दत्त के ऊपर केस जो है किया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जिसने केस किया उसको हम लीगल लैंग्वेज में अगर नॉर्मल हम बोले तो क्या बोलते हैं, प्लांटिव बोलते हैं। और जिसके ऊपर केस किया उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि प्लांटिव जो है वो डिफेंडेंट के ऊपर आरोप लगा रहा है, राइट। और डिफेंडेंट अपने बचाव के लिए दलीलें देगा, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, प्लांटिव वर्सेस आप कह लो डिफेंडेंट, राइट। तो अब इसका एक और चीज होता है कि जैसे कि आप सपोज, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे कि सपोज निचली अदालत है, राइट, निचली अदालत है। सबसे पहले मैं आपको प्लांटिव का हिंदी टर्म बता दूं। प्लांटिव का हिंदी टर्म होता है फरियादी। आप कह सकते हो प्लांटिव का हिंदी टर्म क्या होता है, जो फरियाद कर रहा है कोर्ट से, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो फरियादी। आई थिंक फरियादी मैंने सही लिखा हो, दा के ऊपर बड़ी की मात्रा शायद हो सकती थी। खैर, प्लेंटिव को हम हिंदी में बोलते हैं फरियादी, राइट। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे सपोज नीचे वाली अदालत है, राइट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, नीचे वाली अदालत है, राइट। आप सबसे पहले सिविल कोर्ट में गए, सिविल कोर्ट में लालमन शुक्ला जी ने गौरी दत्त के ऊपर केस डाला, राइट। जो जजमेंट था वो लालमन शुक्ला के फेवर में आ गया, राइट। विक्टिम डियर आप कहोगे क्रिमिनल लॉ में हम विक्टिम जो है वो यूज कर सकते हैं। खैर, क्रिमिनल लॉ में भी जो है, जो क्रिमिनल होता है, जैसे कि विकास दुबे का जो केस था, अभी जो विकास दुबे का केस था उसे आप बोलोगे स्टेट वर्सेस विकास दुबे, समझ रहे हो। तो जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जैसे विकास दुबे क्या था आपका, क्रिमिनल था, राइट, क्रिमिनल था। तो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है वो
चार्जेस लगाती है गवर्नमेंट, पुलिस वाले केस बनाते हैं, तो वहां पे हमेशा रहेगा स्टेट वर्सेस विकास दुबे। अब सपोज, ध्यान से सुनना, हाँ, जो याचिका करता है नहीं वो नहीं होता है, जो भी क्रिमिनल केस होगा उसमें जो गवर्नमेंट है वो केस जो है वो डालती है, पुलिस वाले जो है केस डालते हैं, जो क्रिमिनल लॉ में होता है। ये चीज याद करिए, जो लोग मेरे से लॉ ऑफ टॉट पढ़ चुके हैं उसमें मैंने बताई थी, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक चीज देखिएगा ध्यान से, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। जैसे निचली अदालत है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, खैर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त बहुत बरसों पुराना केस है। सपोज हम मान लेते हैं कि आज की डेट में एक पार्टी है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लालमन ने गौरी दत्त के ऊपर कोई इल्जाम लगाया, कोई ब्लेम लगाया, राइट, कि गौरी दत्त ने उसका जो है राइट जो है वो छीना है, उसमें इंटरफेरेंस किया है या ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया है। तो लालमन शुक्ला निचली अदालत यानी सिविल कोर्ट में सपोज केस डालते हैं, तो केस का नाम क्या होगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ध्यान से सुनना, अब सपोज सिविल कोर्ट में जो है लालमन शुक्ला जो है वो केस हार जाते हैं, लालमन शुक्ला जो है वो किसको विनर बनाया जाए, गौरी दत्त को। सपोज गौरी दत्त जो है केस हार जाते हैं और जो जजमेंट आता है वो किसके फेवर में आता है, लालमन शुक्ला के फेवर में आता है, सपोज सपोज, राइट। इसके बाद अब जो है जो पार्टी हार जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसके अपोज में जजमेंट आएगा उसके पास राइट है कि वो अपील कर सकता है, राइट। अब गौरी दत्त जो है, क्योंकि केस कौन हार गया, गौरी दत्त हार गया और लालमन शुक्ला क्या है, जीत गया, तो गौरी दत्त जो है वो अपील करता है कब, हाई कोर्ट में। तो अब जब गौरी दत्त अपील करेगा, राइट, तो गौरी दत्त का नाम पहले आ जाएगा और लालमन शुक्ला का नाम बाद में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि गौरी दत्त ने जो है लालमन शुक्ला के अगेंस्ट जो है वो अपील डाली है। अब गौरी दत्त को हम क्या बोलेंगे, एप्लेंट, राइट, जो अपील कर रहा है, राइट। तो यहां पर नाम जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको लगे अरे यहाँ पे गलती तो इसकी थी लेकिन इसका नाम पहले कैसे आगे आ रहा है। डिपेंड करता है कि इसका जजमेंट कब आया, जजमेंट सिविल कोर्ट में आया, जजमेंट हाई कोर्ट में आया, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आया, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टी का नाम आपको आगे दिखेगा, गलती करने वाली पार्टी का नाम आपको आगे दिखेगा, तो समझ जाना उसने कहीं अपील डाली होगी, इसलिए उसका नाम जो है आगे दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से पार्टीज का नाम आगे पीछे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल विकास दुबे निचली अदालत में हार गया, राइट, अगर सपोज ऐसा होता, अब विकास जो है हाई कोर्ट में अपील डाल रहा है, तो अब जो है केस का नाम हाई कोर्ट में क्या हो जाएगा, विकास दुबे वर्सेस स्टेट। मेरी बात समझ रहे हो, राइट, कि उस पे जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, तो अब क्या हो जाएगा, विकास दुबे वर्सेस स्टेट। तो इस तरीके से केसेस जो है वो जो है केसेस के नाम लिखे रहते हैं, राइट। तो इसका पूरा एक साइटेशन होता है, पढ़ने का तरीका होता है, वो मैं आपको कभी अलग से भेज दूंगी कि केसेस को पूरा पढ़ने का तरीका क्या होता है। पहले तो आपके कोर्सेज में फाउंडेशन में इंट्रोडक्शन टू लॉ में रहता था कि केसेस को कैसे पढ़ा जाता है, इसमें पेज नंबर भी होता है, ठीक है, किसका केस है, इनकम टैक्स का केस है, क्या है, तो पूरा वो बहुत लंबा केस का नाम होता है। ये तो बस एक उसका हिस्सा है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब खैर मेन चीज मैं आपको बता दूं, तो क्या होता है कि कभी कभी, खैर केसेस को पढ़ना आ गया, आपको केसेस को पढ़ना आ गया, अब इसके आगे मैं बता रही हूँ क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजों पे लॉ साइलेंट होता है। भाई कुछ ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती हैं जो लॉ मेकर ने सोची ही नहीं थी, जिसने लॉ बनाया उसने कभी सोचा ही हो सकता है कि जैसे कि केसेस तो पढ़ना आपको आ गया। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, कहीं कहीं पे ना लॉ साइलेंट रहता है क्योंकि लॉ मेकर उस सिचुएशन को नहीं सोच पाता है, राइट, और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे लॉ साइलेंट है, तो जज ने कुछ डिसीजंस दिए होते हैं, समझ में आ रही है बात, कॉमन सेंस पे बेस्ड होकर, राइट, उन्होंने जो है कुछ डिसीजंस जो है दिए होते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, और फ्यूचर में वो जो डिसीजंस है अगर उस लॉ को फिर से बनाया जा रहा है, उसकी कमी दूर की जा रही है, तो ये जो डिसीजंस है इसके रिगार्डिंग जो सेक्शंस हैं लॉ के वो बन जाते हैं, ठीक है। तो उन डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, उन डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर एक आपका डॉक्ट्रिन लगता है, उस डॉक्ट्रिन का नाम होता है, राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी डिसाइसिस, राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी
डिसाइसिस। इस डॉक्ट्रिन का नाम होता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेडी डिसाइसिस। इसको लॉ में बोलते हैं। लॉ में आप ये समझ लीजिए, हमारे देश में लॉ लाया कौन? ब्रिटिशर्स लाए। ब्रिटिशर्स के पास जो है इंग्लिश के वर्ड्स कम पड़ गए। देखा जाए तो इंग्लिश में वैसे भी आपको पता है इजी तो बहुत है, चलिए समझना इजी बहुत है, लेकिन देखा जाए तो इंग्लिश में शब्दों की बहुत ज्यादा कमी है। आप खुद देख लीजिए कि इंग्लिश में अगर हम नॉर्मल बात करें, अंकल और आंट, ठीक है, अंकल और आंटी दो ही वर्ड्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होते हैं, चाचा ताऊ मामा, चाचा ताऊ मामा सबको वहां पे क्या बोल देते हैं, अंकल बोल देते हैं। खैर, आपके रीजनिंग में अगर आप लीगल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहता है। लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें तो मामा, फूफा, राइट, बहुत सारी ताऊ, बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में वर्ड क्या है, अंकल। ऐसे ही आंटी की बात करें तो हिंदी में बुआ, मौसी, मामी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एक ही वर्ड है, आंटी। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में वर्ड्स कम पड़ गए हैं, तो उन्होंने भी इंग्लिश, जैसा हमारी हिंदी जो है संस्कृत से आई है, वैसे ही इंग्लिश जो है वो लैटिन लैंग्वेज से आई है, LATIN, लैटिन लैंग्वेज से आई है। तो बहुत सारे वर्ड्स जो है लॉ में लैटिन लैंग्वेज के आएंगे, जो आपको टाइम टू टाइम जो है वो आपको पता होने चाहिए। गौतम, अभी मैंने इंट्रोडक्शन टू लॉ जो है फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, उसमें आपको काफी नोटिंग करनी थी, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू लॉ के बारे में आपका जो मॉड्यूल है, जो आपका स्टडी मटेरियल है, उसमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम CS की जो फील्ड है वो लॉ से रिलेटेड होती है, राइट गगन? और अभी जो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं, अभी ये भी आपके मटेरियल में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन अक्सर जो है अगर MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जनरल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं ये बता रही हूँ कि एक्ट में अगर कोई लाइन नहीं लिखी है तो उसके बारे में अगर कोई डिसीजन दिया गया है, कोई लीगल डिसीजन आया है, और हम अगर क्लाइंट का केस लड़ रहे हैं, तो हम उस डिसीजन का रेफरेंस दे सकते हैं कि देखिए सिमिलर सर्कमस्टेंसेस थे और उस केस में ये डिसीजन दिया गया था। तो वहां हम क्या करते हैं, केसेस का रेफरेंस देते हैं। तो जहां पे लॉ साइलेंट होता है, वहां पे कुछ जुडिशियल डिसीजन जो है वो अपने आप में कानून का काम करते हैं, अपने आप में लॉ का काम करते हैं, राइट? तो उनको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल डिसीजंस, या दूसरा नाम क्या होता है, प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स अपने आप में कानून का काम करते हैं, रेफरेंस का काम करते हैं, जहां पे लॉ साइलेंट है, राइट? तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो ऑल ओवर इंडिया सारे कोर्ट को वो डिसीजन मानना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया सारे कोर्ट जो है उसको मानने के लिए बाध्य होंगे, बाइंड होंगे, राइट? अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है, सपोज इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके नीचे जितनी अदालतें आती हैं हाई कोर्ट के डिसीजन को, वो सारी अदालतें मानने के लिए जो है बाइंड होती हैं। ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट का अगर डिसीजन है तो दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग जो नीचे वाली अदालतें हैं वो उसको मानने के लिए बाउंड होती हैं, राइट? अगर सिमिलर कोई केस आया तो उनको उस डिसीजन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट है और दिल्ली हाई कोर्ट है, दोनों इक्वल लेवल पे है, तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को मानने के लिए बाउंड नहीं होता है। ऐसा डिसीजन केवल परसुएसिव नेचर का होता है। हाँ जी, हाँ जी, कोर्ट्स में आपके फाउंडेशन के कोर्ट्स में है, राइट? तो ऐसा डिसीजन आपका क्या होता है, परसुएसिव नेचर का होता है। परसुएसिव नेचर समझ रहे हो, मानो या ना मानो, हाँ देख सकते हो, लेकिन मानना कंपलसरी नहीं है। तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट मानेगा कि नहीं मानेगा उसको कंसीडर कर सकता है, परसुएसिव नेचर का है, राइट? उसको मानना कंपलसरी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमारे सबसे ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो नीचे की अदालतों को मानना जरूरी होता है, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ लॉ इसको क्यों बोला गया, जब भी कोई केस बनता है, कोई आप कह लीजिए किसी के राइट में इंटरफेरेंस होता है, ब्रीच ऑफ लॉ होता है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होता है, तो वहां पर एक तो एक्ट लग गया। एक्ट साइलेंट है तो हम किसको देखते हैं, जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स को देखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस पे बेस्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी डिसाइसिस, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी डिसाइसिस,
राइट, ये नोट कर लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी डिसाइसिस। राइट, अगर आपका एमसीक्यू वाला पेपर है, एमसीक्यू वाला ही पेपर है, राइट, तो उसमें ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरी डिसाइसिस। राइट, तो ये हमेशा याद रखेगा कि जुडिशियल डिसीजंस भी अपने आप में लॉ का काम करते हैं, जहां पे लॉ साइलेंट होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद कुछ कस्टम्स एंड यूजेस होते हैं, ठीक है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिजनेस लॉ में एक और आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। राइट, जो कॉमर्स वाले अगर आप हो तो आपने बचपन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, बचपन लो कॉमर्स के, बचपन भूली बिसरी यादों में जाकर देखो, एक चैप्टर आपको मिलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आप चेक जानते हो, चेक, ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया, आप प्रोमिसरी नोट जानते हो, प्रोमिसरी नोट। राइट, तो ये चीजें कहाँ पे पढ़ाई जाती है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ाई जाती है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी हमारा बिजनेस लॉ का ही पार्ट होता है। राइट, बिजनेस लॉ का ही पार्ट होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कस्टम और यूजर्स की बात बहुत आती है, कस्टम और यूजर्स की बात बहुत आती है, यानी पुराने समय से क्या प्रैक्टिस चली आ रही है। जैसे गुजराती होते हैं, मारवाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा बिजनेस करने के लिए, वहां पे कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट जो है वो बनाए जाते हैं। तो वहां पे लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो गुजराती में ही होंगे। राइट, वो आपके मारवाड़ी भाषा में ही होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? हुंडी। उसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हुंडी। तो हुंडी के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू नहीं होता है। राइट, लेकिन किस तरीके से हुंडी चल रही है? अब हुंडी के लिए लॉ क्या है? उनका कस्टम, उनका पुराना तरीका जो हमेशा से चला आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हुंडी। जहां पे उनका कस्टम साइलेंट है वहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है लग जाता है। तो कभी कभी जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो पुराने समय से चीजें चली आ रही है, ऐसी चीजें जिससे किसी को कुछ हर्ट नहीं हो रहा है, किसी और के राइट में इंटरफेरेंस नहीं पड़ रहा है, तो कस्टम भी अलाउड है, एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे कस्टम नहीं जिस जो दूसरे को दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसे कस्टम जिसको समाज एक्सेप्ट करता है, जर्नली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस और बिहेवियर, राइट, अमंग मेंबर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। तो वहां पे आज भी जो है, जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन है, वो हुंडी लिखते हैं। राइट, हुंडी कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है तो उस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लग जाता है, हुंडी होता है तो उनका अपना कस्टम जो लॉ है चला आ रहा है वो लगता है। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी।